खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में सियासी दलों के मिशन 2027 की तैयारियों की, तो वहीं सीएम योगी के गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर भी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात होगी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां सभी दलों की ओर से शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया के साथ ही चुनावी वर्ष में प्रवेश होता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। समीकरण साध रहे सियासी दल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी समीकरणों को जमीन पर उतारने में जुट गए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने प्रदेश की राजनीति में नई संभावनाओं को प्रबल बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि कौन दल किसके साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, इस पर भी स्थिति साफ होती दिख रही है। बता दें कि सत्ताधारी एनडीए में बिखराव की उम्मीदें कम दिख रही हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी कांग्रेस में खींचतान की उम्मीद ज्यादा है। बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर एआईएमआईएम ने यूपी में मायावती के रूप में नया साथी तैयार करने की कोशिश पर काम शुरू कर दिया है। समीकरण कई है और उसका प्रभाव आने वाले समय में बनता और बिगड़ता दिख सकता है। फिलहाल तो सभी दल आगामी उपचुनावों को 2027 के लिए अपनी रणनीति और समीकरणों को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मान रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर वोट काटने की साजिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी जैसे छोटे दल भी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम और दलित समीकरणों को सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुख्य दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। बीजेपी की रणनीति है खास। बीजेपी राज्य की सत्ताधारी पार्टी है और उसका मुख्य फोकस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है। बिहार में सफलता के तहत लाभार्थी वर्ग और युवा महिला समीकरणों को साध रही बीजेपी उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखने पर जोर। बीजेपी का मुख्य आधार उच्च जातियां, गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित। एनडीए का कैसा रहेगा स्वरूप? आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2027 के दौरान एनडीए में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार चुनाव में एनडीए के दल भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पांडव के तौर पर चुनाव लड़ा। सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ असंतोष तमाम सहयोगियों में दिखा, लेकिन पर्दे के पीछे सीनियर नेताओं ने बैठकर सुलझा लिए। इसका असर ये रहा कि बिहार चुनाव में भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास के साथ साथ अन्य दोनों दलों ने भी 80 से 90% सीटों पर जीत दर्ज कर एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फायदा उठाया। एनडीए के तमाम दल अपने अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करने में सफल रहे। यूपी में भी इसी प्रकार से भाजपा अपने पुराने सहयोगियों अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। राष्ट्रीय लोकदल और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी भी बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा विरोध की राजनीति से बचती दिख रही है। दरअसल बिहार चुनाव में भाजपा, जदयू ने या तो साथ या साफ का जो रिजल्ट दिया है वो बड़ा सबक है। सपा की तैयारी और समीकरण। सपा की रणनीति मुख्य रूप से अपने पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने पर केंद्रित है। अन्य वर्गों को भी साधने की कोशिश जारी है। पीडीए फॉर्मूले के तहत अति पिछड़े वर्गों के सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति पर काम। पुरानी पेंशन बहाली, किसानों के लिए खास वादे और सूबे के भरपूर विकास का दावा। युवा, महिला, किसान के लिए अलग अलग घोषणा पत्र या वादों की रणनीति पर अमल के संकेत। बूथ स्तर तक वोट बनवाने और शिकायतें मुख्यालय तक पहुंचाने पर ध्यान। सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम रहा है। अखिलेश यादव बनेंगे विपक्ष का चेहरा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन में रार मचने की आशंका सबसे अधिक है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही कांग्रेस लगातार यूपी में अपना पांव जमाने की ताक में है। इसलिए यूपी उपचुनाव 2024 में 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने दावा कर दिया था। यूपी कांग्रेस के नेता अभी से यूपी चुनाव में आधी सीटों पर दावे करते दिखे हैं। हालांकि बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के पावर में कमी आना तय माना जा रहा है। हालांकि महागठबंधन के दलों के बीच एक आम राय बनती दिख रही है कि राहुल गांधी की जगह अखिलेश यादव को विपक्ष का चेहरा बनाया जाना चाहिए। बीएसपी की तैयारी और समीकरण। मायावती लगातार 2027 के मिशन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दे रही है। पार्टी के पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की तैयारी। दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का जातीय समीकरण फिर से बनाने की कोशिश। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान खास रणनीति का हिस्सा। मुस्लिमों को साधने के लिए भाईचारा समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज।
लोकसभा चुनाव में हार के बाद गठबंधन में बदलाव की समीक्षा और बूथ स्तर तक नए सिरे से संगठन खड़ा करने पर फोकस। बसपा का पारंपरिक आधार जाटव दलित वोट बैंक। दलित 22%, मुस्लिम 20%, वोटों को मिलाकर 42% का आंकड़ा छूने की कोशिश। तीसरे मोर्चे की अटकलें कितना सच। आपको बता दें कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को साबित कर दिया है। मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब रहे हैं। अब यूपी के किले में सेंधमारी के लिए वो मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा बिहार चुनाव के नतीजे के बाद से लगातार गर्माती दिख रही है। मायावती अगर एक दमदार मुस्लिम चेहरे के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनका डीएम यानी दलित मुस्लिम समीकरण एक बार फिर से उन्हें प्रदेश में मजबूत बना देगा। सपा के मुकाबले ये मुस्लिम मतदाताओं को अधिक आकर्षित करने में कामयाब हो सकती है। इससे अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की रणनीति को धक्का लग सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में शिरकत की। जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रैली और एयरपोर्ट उद्घाटन से जुड़े इंतजामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 50 स्थित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति की स्थापना और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म भले ही वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने स्वातंत्र नगर का नाम बदलने का फैसला लिया है। जहाँ भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। सीएम ने बताया कि अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में हुआ था। सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं। युगों युगों से ये गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय किया है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी पवित्र उपासना विधियां आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि 1 महीने में उनका दूसरा दौरा था। बताया जा रहा है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा जांच पूरी कर ली और रिपोर्ट डीजीसीए को भेज दी है। वहीं डीजीसीए ने लाइसेंस मिलते ही उद्घाटन की तिथि तय की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है।
उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में अच्छे हॉस्पिटल खोलें, इसके लिए वहां पे लोगों को पॉलिसी के दायरे में ला करके उन्हें सुविधा देना प्रारंभ किया है। हाउसिंग के जो रूलिंग थे उनमें संशोधन किए हैं। पहले होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी, उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हम ये सुविधा देते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयारी, रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग की छत बन चुकी है और अब मुख्य रूप से फिनिशिंग और साज सज्जा का काम चल रहा है। इंटीरियर्स, बैगेज सिस्टम, एरो ब्रिज और ई-गेट जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे लग चुके हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की मंजूरी के लिए सुरक्षा मानकों के तहत काम पूरा। डीजीसीए से एयररोड ड्रोन लाइसेंस लेने के लिए ऑपरेशन रेडीनेस एवं एयरपोर्ट ट्रांसफर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत ट्रायल भी किया जा चुके हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा, जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य खूबियां, भारत का पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट, पूरे परिसर में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि डिजाइन में ही इकोलॉजिकल बैलेंस को प्राथमिकता दी गई है। ये एयरपोर्ट लगभग 1334 हेक्टेयर में फैला है। भविष्य में ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। देश में पहली बार जहां जहाजों की मेंटेनेंस के लिए एक बड़ा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ा गया है। भविष्य में इसे दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी को भी जोड़ने की योजना है। यह एयरपोर्ट एक बड़ा कार्गो हब भी बनेगा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार सूबे के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे न सिर्फ जिलों के विकास का मानक साबित हो रहे हैं, बल्कि इससे सीएम योगी की सक्रियता की तस्दीक भी हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि विवाद अब झड़पों और हवाई हमलों से बदल गया है और जिससे पूर्ण युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाक और तालिबान में पूर्ण युद्ध का खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें दोनों पक्ष के कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की ओर से आतंकी हमलों का सिलसिला बरकरार है, जिससे दोनों देशों में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के गोश्त शहर में एयर स्ट्राइक करते हुए 10 लोगों को मार दिया, जिससे तनाव बढ़ गया है। बता दें कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित सीमा है। ये बेहद ही संवेदनशील बॉर्डर है और पहले से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते नाजुक हैं और अब टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दोनों देशों ने अपनी फ्रंट लाइन चेक पोस्ट पर भारी तोपें तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से सैन्य कर्मी, हथियार और दूसरे उपकरण बड़ी ही तेजी से तैनात किए जा रहे हैं। तनाव बढ़ने के मुख्य कारण पाक का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार TTP आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर पनाह दे रही है। TTP पाकिस्तान में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार है। अफगानिस्तान के अंदर खासतौर कोश्त, पख्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई हमले, TTP के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए हवाई हमले पर तालिबान का कड़ा एतराज। तालिबान ने इन हमलों में नागरिकों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और भड़क गया है। जवाब में अफगान सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर लंबे समय से विवाद। तालिबान से पाक को शांति की कोई उम्मीद नहीं।
आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और गंभीर हो गया है। दोनों देशों की बॉर्डर यानी कि डूरन लाइन पर दोनों ने ही अग्रिम चौकियों पर तोपे और सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति खतरनाक होती जा रही है। खोस्त में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान काफी आक्रोशित है। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा कि 9 बच्चों और एक महिला की हत्या की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तालिबान इसका करारा जवाब देगा। वहीं बिगड़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि तालिबान शासन के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश पूरी तरह से असफल हो चुकी है। बदले की आग में जल रहा तालिबान। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ड्रोनों की चमन स्पिन, होल्डिंग, अंगूर अड्डा, कुर्रम नंगाहर और तोरखम सहित कई इलाकों में हवाई निगरानी करते हुए देखा गया है। इससे ऐसी शंका बढ़ गई है कि दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों देश संभावित टकराव की तैयारी कर रहे हैं और स्थिति गंभीर बनी है। अहम सीमा चौकियों पर भारी तोप और हथियारों की तैनाती बताती है कि किसी बड़े टकराव की तैयारी चल रही है। हाल के हफ्तों में डूरन लाइन पर झड़प और गोलीबारी काफी बढ़ गई है, खासतौर से कुर्रम और नगाहार जैसे इलाकों में जहां सीमा पार से हमले और विद्रोही गतिविधियों के चलते लंबे समय से तनाव चल रहा है। हालांकि नए घटनाक्रम जैसे कि बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती और निगरानी अभियान ये संकेत देते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक बड़े ज्यादा समन्वय वाले सैन्य संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चमन स्पिन, होल्डिंग और तोरखम पॉइंट सहित कई इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी दोनों ही अधिकारियों ने कथित तौर पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए हैं और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। वहीं इस्लामाबाद और काबुल के बीच डिप्लोमेटिक चैनल कथित तौर पर बातचीत बरकरार रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि स्थिति को कम करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। दोनों देश भारी हथियारों से लैस है और तनाव में है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि डूरन लाइन पर किसी भी समय एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रखे है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी बड़े पैमाने के संघर्ष के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम होंगे, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र और भी अस्थिर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को कम करने और स्थिरता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बता दें कि कतर और तुर्की जैसे देशों ने पहले ही दोनों देशों के बीच नाजुक युद्ध विराम की मध्यस्थता की है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों को स्थायी शांति के लिए बातचीत जारी रखने के लिए दबाव बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन जैसे शंघाई सहयोग संगठन दोनों देशों को एक मंच पर लाकर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि उनके मतभेदों को दूर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंध पर सहयोग बढ़ाने में सहायता कर सकता है, जिससे सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद को रोका जा सके। वैश्विक शक्तियों को टीटीपी जैसे समूहों पर कार्रवाई करने के लिए अफगान तालिबान पर दबाव बनाना चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। वहीं तनाव के कारण व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापार समझौते को सुगम बनाकर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ा सकता है, जो शांति के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। वहीं भारत और खाड़ी देश ने भी शांति की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमुख वैश्विक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित होने के कारण दक्षिण एशिया की अस्थिरता को नजरअंदाज न किया जाए। बहरहाल आने वाले घंटे और दिन ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि क्या कूटनीतिक सफल हो पाएगी या स्थिति एक खतरनाक सैन्य टकराव में बदल जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।